हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। कितना क्वेश्चन देखेंगे दोस्त? तो 40 क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन VVI है, एक साथ हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। आपको बताना है दोस्त कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। आइए दूसरा क्वेश्चन है कि काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए में है सेनापति, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में है फ्रांस में राजदूत, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, जो सही है। गृह मंत्री नहीं दोस्त। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पर। ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने? लुई 18वां नहीं किया था दोस्त, नेपोलियन बोनापार्ट किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। तो देखिए, मेजनी भी किया था, गैरिबाल्डी भी किया था, काउंट काबुल भी किया था, इनमें से सभी किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि जिबेलिन संबंधित था अथवा जिबेलिन एक संस्था थी। तो बताइए, जिबेलिन एक संस्था किसका थी? क्रांतिकारियों के नहीं। ये किसका संस्था थी? तो ये संस्था थी व्यापारियों के। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन आपको 1864 में, गलत है। 1866 में, ये भी गलत है। 1870 भी गलती है। 1871 हो जाएगा। कितना में होगा दोस्त? तो 1871 में। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी काउंट काबुल नहीं थे, बिस्मार्क थे। कौन थे दोस्त? बिस्मार्क। तो बिस्मार्क हो जाएंगे। गैरिबाल्डी के बारे में क्वेश्चन आता है कि गैरिबाल्डी कौन था। तो ये पेशे से नाविक था। कौन था दोस्त? नाविक। याद रखिएगा, गैरिबाल्डी पेशा इसका था नाविक। चलिए ऐसे क्वेश्चन में आएगा तो बताया जाएगा। देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली और जर्मनी के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो देखिए, इंग्लैंड नहीं था, रूस भी नहीं था। कौन था दोस्त? ऑस्ट्रेलिया था, जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी नहीं, गैरिबाल्डी भी नहीं था, लेनिन भी नहीं था, बिस्मार्क था। कौन था दोस्त? बिस्मार्क। आइए क्वेश्चन नंबर 10 है कि इटली के एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए में ही आपको मिल गया, बिस्मार्क का इटली के एकीकरण में कोई संबंध नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हो गया 11 कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 में
संघीय शासन व्यवस्था नहीं, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था दोस्तों। ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन है 12 कि राइट टू लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया? राइट टू लॉ की नीति का अवलंबन मेजनी ने नहीं किया था, हिटलर भी नहीं किया था, कौन किया था दोस्त? बिस्मार्क। कौन किए थे? बिस्मार्क। मार्टिन लूथर कौन थे? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक नहीं थे, राजनीतिक नहीं थे, धर्म सुधारक थे, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक। कोई बुक में समाज सुधारक देता है, दो समाज सुधारक थे, लेकिन यहाँ पे धर्म सुधारक सही आंसर होगा 100%। देखिए समाज सुधारक नहीं कीजिएगा, धर्म सुधारक कीजिएगा, ये आपका सही आंसर होगा। आइए अगला है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही गलत है, किसान भी गलत है, जमींदार भी गलत है, नाविक थे, नाव चलाने का काम करते थे। अगला है यंग युवा यूरोप इटली की स्थापना किसने किया? यंग यूरोप बोलेगा तो काबुली नहीं, मेजनी ने मेजनी ने किया था दोस्त। यंग यूरोप बोले या युवा यूरोप बोले, इसका स्थापना कौन किया था? मेजनी ने। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, इस सब को नहीं कहा जाता है, तुर्की को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्त? तो तुर्की के। आइए क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 के आपको बताना है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो क्रीमिया का युद्ध, इसके सेडोवा का युद्ध, प्रासा का युद्ध, सेडौन का युद्ध। सेडौन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए में जर्मनी है, बी में यूनान है, तो यूरोप वासियों के लिए यूनान हो जाएंगे आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी उत्तरी अमेरिका में नहीं आते हैं, दक्षिणी अमेरिका में भी नहीं आते हैं, यूरोप में आते हैं। किस में आते हैं दोस्त? यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? हैप्सबर्ग, आलिया, बुर्बो वंश। किस वंश दोस्त? बुर्बो वंश। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बताइए दोस्त, तो ये कहाँ हुआ था? आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा, सेडौन में, जो सही आंसर हो जाएंगे। देखिए 22 वाला बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कैवी तो ये थे नहीं, नाटककार भी नहीं थे, संगीत भी नहीं थे, कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे दोस्त? कूटनीतिज्ञ। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया गया है, तुर्की इसी देश के साथ हुई थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो लाल सेना से तो मेजनी का संबंध नहीं था, लेकिन कार्बोनेली से मेजनी का संबंध था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए में ही आपको दिखा रहा, 1688 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता
1789 गलत है, 1791 भी नहीं है, 1801 भी नहीं है, 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई पड़ रहा, 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। तो 1789 में आपको बताना है, ट्यूडर को नहीं था, स्टुअर्ट को नहीं था, बुर्बो का था। किसका शासन था दोस्त? बुर्बो का। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? ऑस्ट्रेलिया में, जो कि गलत है। इटली में भी नहीं हुआ था, जर्मनी में भी नहीं हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्त? इंग्लैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ योजना किसने प्रस्तुत की। तो ऑप्शन ए में ही आपको पता चल रहा है, रूस ने। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। रूस के तो नहीं हुआ था दोस्त, तुर्की के। किसका हुआ पराजय? तुर्की के। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? एक नहीं, दो नहीं, 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे दोस्त? 3 युद्ध किए थे। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। इटली को गलत है, फ्रांस को भी नहीं, हंगरी को भी नहीं, यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना यू से यूरोपीय, यू से यूनान। नव गुल्फाई आंदोलन कहाँ हुआ था। नव गुल्फाई आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये हो जाएंगे इटली में। आइए आगे है क्वेश्चन नंबर 35, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो ब्रिटेन तो था, रूस भी था, फ्रांस भी था, लेकिन जर्मनी नहीं था। यहाँ नहीं बोलता है, तो जर्मनी नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 होगा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो ये पूर्ण जागरण ही इसका घटना माना जाता है। आइए 37 है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो ये हो जाएंगे कुस्तुनुमिनिया संधि के द्वारा। सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था। नेपोलियन तृतीय नहीं था, काउंट काउल नहीं था, विक्टर इमैनुअल था। कौन था दोस्त? विक्टर इमैनुअल। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। डेनमार्क के संधि नहीं, गेस्टिन के संधि नहीं, प्राग के संधि नहीं, फ्रैंकफर्ट की संधि। किसका संधि दोस्त? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो सेडोवा के युद्ध में प्रासा की पराजय नहीं हुई, सार्डिनिया की भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई। किसका पराजय हुई दोस्त? ऑस्ट्रेलिया की। चलिए दोस्त 140 तक हो गया है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी बढ़िया लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेज दीजिए। सभी वीआईपी क्वेश्चन है वो लोग भी अपना याद करेंगे। ठीक है दोस्त।